अब देखिए, सॉलिड स्टेट की लास्ट क्लास में आपके साथ हमने सॉलिड्स की डेफिनेशन, सॉलिड्स के टू इंपॉर्टेंट टाइप्स क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, उनके डिफरेंसेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स या नेटवर्क सॉलिड, आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स, ये सब डिस्कस किए थे। और उन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज और उन सॉलिड्स के अंदर जितने भी टाइप्स हमने डिस्कस किए थे उनके अंदर नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, नेचर ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस और उन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज, ये सब हम लोग ने डिस्कस किया था, है ना। उसमें एक टॉपिक हम लोग ने डिस्कस किया था क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स में, कोवलेंट सॉलिड्स या नेटवर्क सॉलिड्स, जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एटम्स। कोवलेंट सॉलिड किसको बोलते हैं? जिसका फॉर्मेशन एटम से हो, यानी उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो एटम्स होंगे और जो फोर्स उन एटम्स को होल्ड करता है वो है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और कोवलेंट सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज हम लोग ने पढ़ी थी कि वो एक्सट्रीमली हार्ड होते हैं, बहुत हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इस नेटवर्क स्ट्रक्चर की वजह से, और इंसुलेटर होते हैं, जिसमें एक एक्सेप्शन था ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसलिए एक्सेप्शनल केस है इसमें क्योंकि वो कोवलेंट सॉलिड है बट वो इंसुलेटर नहीं है, वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर है और बहुत अच्छा कंडक्टर है। इसीलिए हम लोग बहुत सारी इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेसेस में ग्रेफाइट रॉड्स का या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स का हम लोग यूज करते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक पढ़ा था हम लोग ने। फिर मैंने कहा था कि जो टू इंपॉर्टेंट कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये दोनों ही कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। तो इनमें आपस में क्या डिफरेंसेस है इसको हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो डायमंड और ग्रेफाइट हैं ये दोनों ही कार्बन के, डायमंड भी और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स है, लेकिन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस, दोनों ही नेटवर्क सॉलिड है। किसका नेटवर्क है इन दोनों के अंदर? दोनों के अंदर कार्बन एटम्स का नेटवर्क है। थ्री डायमेंशन, एक कार्बन एटम का एक नेटवर्क है, कोवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू कार्बन एटम्स बॉन्डेड है। लेकिन इस पूरे नेटवर्क में डिफरेंस क्या, जरा देखिए वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट। पहला, डायमंड की अगर हम बात करेंगे तो डायमंड एक थ्री डायमेंशनल नेटवर्क है। पहली बात, डायमंड के अंदर देखेंगे तो ये थ्री डायमेंशनल नेटवर्क है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स का नेटवर्क है, यानी इसके अंदर ईच एंड एवरी कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। हर एक कार्बन आपको देखेंगे डायमंड के अंदर तो वो 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है टेट्राहेड्रली। थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हुए, थ्री डायमेंशनल नेटवर्क है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स का नेटवर्क है और ईच कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। जस्ट अपोजिट अगर हम ग्रेफाइट को देखेंगे तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स का नेटवर्क है। इसके जो कार्बन एटम्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट उनका sp2 है। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू अदर 3 कार्बन एटम्स। हर एक कार्बन केवल 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड है, 4 से बॉन्डेड नहीं है डायमंड की तरह। और जिनसे वो बॉन्डेड है वो सब सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि ये 2 डायमेंशनल नेटवर्क है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये 2 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ये कैसा स्ट्रक्चर है? ग्रेफाइट कैसा स्ट्रक्चर है? बोलो। 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। जबकि डायमंड कैसा स्ट्रक्चर है? डायमंड कैसा है? 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, डायमंड में sp3 है। ग्रेफाइट में ईच कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड है, डायमंड में 4 कार्बन से बॉन्डेड है। अब कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो डायमंड में ईच कार्बन एटम अगर अदर 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड है, इसका मतलब डायमंड में हर एक कार्बन ने अपने 4 आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स को या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लिया है अपने नेबरिंग 4 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डिंग में। यानी किसी भी कार्बन एटम के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अब नहीं है, क्योंकि 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में और वो चारों अदर कार्बन एटम से के साथ बॉन्ड बनाने के लिए उसने यूज कर लिया। ग्रेफाइट में क्या है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स का ग्रेफाइट ने यूज किया अपने नेबरिंग 3 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डिंग के लिए। यानी ईच कार्बन एटम हैज वन फ्री इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट में हर एक कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये एक कार्बन के पास है। ऐसे पूरे ग्रेफाइट के शीट में मिलियंस ऑफ कार्बन एटम्स होंगे तो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेफाइट के पास अवेलेबल होंगे और यही फ्री इलेक्ट्रॉन, हर एक कार्बन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है,
यही पूरे जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ग्रेफाइट शीट में प्रेजेंट होंगे, यही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड दिस इज व्हाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। ठीक है, तो ये भी डिफरेंस है। Yes, sir. डायमंड क्या है? डायमंड एक्सट्रीमली हार्ड सब्सटेंस है। इवन आपको पता है कि डायमंड जो है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, जितने भी नेचुरल सब्सटेंस है उसमें सबसे हार्ड डायमंड है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो होता है वो लेयर स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपकी बुक के पेजेस हैं, है ना, तो एक पेज के ऊपर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज, फिर चौथा पेज, ऐसे ही है ना। तो ऐसे लेयर स्ट्रक्चर में होता है, यानी एक शीट कंप्लीट होगी 2 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम्स की, उसके ऊपर दूसरी शीट ऑफ कार्बन एटम होगा जिसके अंदर नेटवर्क होगा, फिर थर्ड शीट होगा, फिर फोर्थ शीट होगा। एक पर्टिकुलर किसी एक शीट के अंदर कार्बन का नेटवर्क है, लेकिन एक शीट के दूसरी शीट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, यानी कोई बॉन्डिंग नहीं है। टू शीट्स के बीच में केवल वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस हैं, और इसीलिए जो ग्रेफाइट के शीट्स होती हैं वो स्लाइड कर सकती हैं, स्लिप कर सकती हैं ओवर ईच अदर, और इसलिए ग्रेफाइट में लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे आपकी बुक के पेजेस हैं, एक पेज के अंदर तो पूरा नेटवर्क है, लेकिन एक पेज और दूसरे पेज के बीच में केवल वीक फोर्सेस हैं, वॉन्डरवॉल फोर्सेस। क्लियर? तो ग्रेफाइट का Yes, sir. कैसा स्ट्रक्चर है? लेयर स्ट्रक्चर। जैसे ये मान लीजिए एक शीट हुआ, तो इसके बाद ये दूसरी शीट है, फिर इसके बाद आप देखेंगे ये तीसरी शीट है। तो एक शीट के अंदर, तो इसके अंदर कार्बन का अपना नेटवर्क है, इसके अंदर कार्बन का अपना नेटवर्क है 2 डायमेंशनल, इसके अंदर कार्बन का अपना नेटवर्क है, लेकिन इस शीट से और इस शीट के बीच में, इसके बीच में केवल वीक वॉन्डरवॉल फोर्स है। ठीक है, तो इस वीक वॉन्डरवॉल फोर्स की वजह से ये जो जो शीट्स होती हैं वो स्लिप कर सकती हैं ओवर ईच अदर, और इसलिए ग्रेफाइट में कैसी प्रॉपर्टी है? लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, और इसीलिए ग्रेफाइट का यूज होता है एज अ लुब्रिकेंट। ठीक है, क्लियर हो Yes, गया? sir. सॉफ्ट Yes, sir. सब्सटेंस, ग्रेफाइट एक सॉफ्ट सब्सटेंस भी है, जबकि डायमंड एक हार्ड सब्सटेंस है, और इसका यूज होता है एज अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी क्यों है ग्रेफाइट में? स्लिपरी नेचर क्यों है? शीट लाइक स्ट्रक्चर की वजह से। लुब्रिकेंट का मतलब होता है, ग्रेफाइट में एक और फीचर है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, तो इतने हाई टेम्परेचर पे ये जाके मेल्ट होता है। तो लुब्रिकेटिंग, और लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी भी, तो स्पेशली जो फैक्ट्रीज में या जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें वर्क कर रही हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर भी प्रोड्यूस हो रहा है उनमें फ्रिक्शन की वजह से, तो वहां पर ग्रेफाइट का यूज होता है एज अ लुब्रिकेंट, क्योंकि दो फीचर है, एक तो इसमें लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी भी है, और दूसरा नॉर्मल जैसे लुब्रिकेंट जो होते हैं, ऑयल है, ग्रीस है, ये सब क्या हो जाते हैं? इवेपोरेट हो जाते हैं थोड़ा सा टेम्परेचर अगर आप इन्हें देंगे तो। ग्रेफाइट में क्या 3000 डिग्री सेल्सियस तक वो इवेपोरेट भी नहीं होगा, और लुब्रिकेशन मेंटेन रखेगा मशीन्स में। ठीक है, डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर है। क्यों नहीं कंडक्ट करता है? क्योंकि किसी भी कार्बन के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ईच कार्बन एटम हैज वन फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर कंडक्शन, है ना। ठीक है, ये स्ट्रक्चर में देखिए, दिख रहा है सबको स्ट्रक्चर? Yes, sir. तो डायमंड का स्ट्रक्चर देखिए कैसा है, 3 डायमेंशनल है। क्लियर? और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा है? 2 डायमेंशनल। ग्रेफाइट में देखिए ये एक शीट है, यहाँ से यहाँ तक ये एक शीट है, ये आपके पास सेकंड शीट ऑफ कार्बन एटम्स है, उसका नेटवर्क है, ये थर्ड शीट है। तो ये शीट्स के, एक शीट के अंदर तो नेटवर्क है, और उसमें भी अगर आप देखिए तो एक कार्बन एटम 3 कार्बन से बॉन्डेड है। ठीक है, हर एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड है। क्लियर? और वो भी हेक्सागोनल रिंग के थ्रू। अगर आप और थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो ये जो रिंग्स हैं ये कैसी रिंग्स हैं? हेक्सागोनल है ग्रेफाइट के अंदर। और अगर और डिटेल में जाएंगे, यहाँ पर क्या है? टेट्राहेड्रली, टेट्राहेड्रॉन बनता है यहाँ पर, ईच कार्बन अदर 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड है, जो अगर आप देखेंगे इनको ज्वाइन करेंगे तो टेट्राहेड्रल मैनर में ये अरेंज है। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे तो यहाँ टेट्राहेड्रॉन है और यहाँ पर हेक्सागोन है। क्लियर? Yes, sir. तो ये स्ट्रक्चर है डायमंड और ग्रेफाइट में। डिफरेंसेस क्लियर हो गए? Yes, sir. तो ये आपके कलम ने कहा था कि जो कोवेलेंट सॉलिड्स या नेटवर्क सॉलिड्स के 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, उसमें हम लोग से, बाकी हम लोग ने ये कल डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सॉलिड्स और उनकी मेन मेन जो प्रॉपर्टीज Yes, हैं, sir. कौन इंसुलेटर है, कौन कंडक्टर है ना, किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, किसके बीच में कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मेटालिक बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है, जिसमें हमने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वार्ट्ज है, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन डायमंड, ALN, ये सब ध्यान रखिएगा नेटवर्क सॉलिड्स में। और एक एक्सरसाइज Yes, जो sir. इतना टॉपिक हम लोग ने पढ़ा है उस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज थी जो मुझे डिस्कस करनी थी आपके साथ। तो यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन जो अभी तक आपने पढ़ा है उस पर बेस्ड है। जैसे ये एक क्वेश्चन देखिए, अभी तो आंसर भी दिया हुआ है, बट क्वेश्चन देखिए, राशि पढ़ो जरा।
Solid A is very hard electrical insulator in solid as well as molten state and melts at extremely high temperature. What type of solid is it? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो तीन प्रॉपर्टीज को इसको आपको फोकस करना पड़ेगा। पहला, ये वेरी हार्ड सब्सटेंस है, तो वेरी हार्ड सब्सटेंस कौन से होते हैं? या तो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं, या कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं, या आयनिक सॉलिड में भी थोड़ा सा हार्ड होते हैं वो। लेकिन उसके आगे के फीचर्स को देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है इन सॉलिड एज वेल एज मॉल्टन, दोनों स्टेट में इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर है। आयनिक हो नहीं सकता क्योंकि आयनिक मॉल्टन स्टेट में इंसुलेटर नहीं होते हैं। मेटालिक हो नहीं सकते क्योंकि मेटालिक दोनों स्टेट में कंडक्टर होते हैं। अब कौन मॉलिकुलर सॉलिड हो नहीं सकते क्योंकि मॉलिकुलर सॉलिड्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो इस तरह से आप क्लासिफाई करेंगे। अगर आपको विद आंसर लिखना होगा तो आप ये सब लॉजिक देते हुए आप आंसर लिखेंगे। इसलिए ये कैसा सॉलिड होगा? कोवेलेंट सॉलिड होगा। Covalent एक्सट्रीमली solid. हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है उनका, वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर भी होते हैं एंड वेरी हार्ड भी होते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, Yes, sir. आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट बट नॉट इन देयर सॉलिड स्टेट। कल हमने एक्सप्लेन किया था कि आयनिक सॉलिड्स के जो सॉलिड स्टेट में आयंस के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, की वो आयंस को मूव नहीं करने देता। आयंस अवेलेबल हैं, कंडक्शन के लिए अवेलेबल हैं, आयंस की प्रेजेंस है, लेकिन वो आयंस मूव नहीं कर सकते और इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होता है। जब आप उसे मेल्ट कर देते हो या जब उसको आप एक्वा सॉल्यूशन उसका बना लेते हो यानी वाटर में डिसॉल्व कर लेते हो, तो आयंस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाता है, आयंस मूवमेंट के लिए अवेलेबल हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होने लगता है। ठीक है, ये Yes, पढ़ो sir. जरा ये क्वेश्चन। What type of solids are electrical conductors, malleable and ductile? अब ये किसके फीचर्स हैं? मैलिएबल और डक्टाइल तो वैसे ही देख के क्लियर हो गया, ये किस टाइप का सॉलिड होगा? Yes, sir. Metallic Metallic. solids. ठीक है, सूरज? आदित्य? Yes, sir. क्वेश्चन पढ़ो। Describe the term amorphous. Give a few examples of amorphous solid. ठीक है, तो अमॉर्फस का मीनिंग आपको क्लियर है? अमॉर्फस सॉलिड किसको कहते हैं और कुछ एग्जांपल्स, ये सब आपके नोट्स में मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेटिंग इन देम। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर या तो पहले बताइए क्रिस्टलाइन है या अमॉर्फस है, और अगर क्रिस्टलाइन है तो क्रिस्टलाइन में भी उसके टाइप बताइए, मॉलिक्यूलर सॉलिड है या आयनिक सॉलिड है या कोवेलेंट है, इस तरह से। तो थोड़ा सा आप कुछ सॉलिड्स को देखकर आइडिया लग जाएगा आपको। जैसे पोटेशियम सल्फेट, अब पोटेशियम सल्फेट में आपको मालूम है कि पोटेशियम आयन होगा और सल्फेट आयन होगा, तो जहां पर भी आयंस हो गए, कोई भी आयनिक कंपाउंड अगर आप देखते हैं जहां पर कैटायंस एंड आयंस है, तो ऑब्वियसली वो आयनिक सॉलिड होगा। ठीक है, तो पोटेशियम सल्फेट कैसा सॉलिड होगा? आयनिक सॉलिड। अब देखिए इसमें भी आंसर स्पेसिफिक आंसर है, ये जनरल आंसर क्या दे सकते हैं आप? क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना। तो आंसर कितना? क्रिस्टलाइन के भी आप टाइप्स, और अगर मॉलिकुलर है तो मॉलिकुलर के भी सब टाइप्स, यानी पोलर है, नॉन पोलर है या हाइड्रोजन बॉन्डेड है, उतना आपका आंसर अच्छा होगा। पोटेशियम सल्फेट एक आयनिक सॉलिड है। टिन, कोई भी मेटल दिखे तो वो कैसा सॉलिड होगा? मेटालिक सॉलिड होगा। बेंजीन, अब बेंजीन का जो फॉर्मूला है वो C6H6, कोई पोलैरिटी नहीं है। पोलैरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी ऐसा एटम नहीं है वहां पर जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो और जहां पोलैरिटी डेवलप हो। कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट इक्वल होती है, तो पोलैरिटी का कोई मतलब नहीं है। और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल भी है बेंजीन, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, प्लस बेंजीन एक मॉलिकुलर स्टेट है, एटॉमिक स्टेट है नहीं बेंजीन, आयनिक स्टेट है नहीं, मेटल है नहीं, तो सीधी सी बात है मॉलिकुलर सॉलिड होगा। और बेंजीन में कोई पोलैरिटी होती नहीं है, इसलिए मॉलिकुलर में भी कैसा होगा? नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। ऐसे यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस की वजह से इसमें पोलैरिटी डेवलप होगा। यूरिया पोलर मॉलिक्यूल है, तो पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। अमोनिया, अमोनिया में भी पोलैरिटी होता है क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है, ड्यू टू डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज पोलैरिटी डेवलप होगा, तो ये पोलर मॉलिकुलर सॉलिड है। एक और चीज है, अमोनिया में अगर सॉलिड अमोनिया की बात करेंगे तो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी अमोनिया में एग्जिस्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि अमोनिया में जो हाइड्रोजन अवेलेबल है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन यही है कि हाइड्रोजन शुड बी बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, तो वो वहाँ कंडीशन फुलफिल हो रही है। पोलर मॉलिकुलर और पोलर मॉलिक्यूल भी है अमोनिया, क्योंकि इसका अपना एक डायपोल मोमेंट होता है। पोलर मॉलिकुलर सॉलिड भी हो सकता है और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड भी आप इसे कह सकते हैं अमोनिया। ठीक है,
वाटर, वाटर के अंदर तो सबको मालूम है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वाटर, ठीक है। जिंक सल्फाइड अगेन आयनिक सॉलिड है, जिंक आयन और सल्फाइड आयन, तो आयनिक सॉलिड हो गया। ग्रेफाइट अभी आपने पढ़ा है, नेटवर्क सॉलिड है, कार्बन एटम्स का नेटवर्क है। रुबिडियम मेटल है, मेटालिक सॉलिड होगा। ऑर्गन, ये ऑर्गन क्या है बेसिकली, ऑर्गन अगर आप देखेंगे तो नोबल गैस है, ठीक है ना। नोबल गैसेस में कोई पोलैरिटी होती नहीं, पहली बात तो ये मॉलिक्यूलर स्टेट में नहीं होते, ये एटॉमिक स्टेट में होते हैं, कोई पोलैरिटी है नहीं या ये कह लो कि नोबल गैसेस के लिए उनका एटम ही उनका मॉलिक्यूल है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ये। सिलिकॉन कार्बाइड SiC, हमने इंपॉर्टेंट वहाँ एग्जांपल भी मार्क कराया था, SiC, AlN, ग्राफाइट, ये हमने कहा था इंपॉर्टेंट कोवलेंट सॉलिड्स हैं। तो सिलिकॉन कार्बाइड एक कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड है, किसका नेटवर्क है इसके अंदर, सिलिकॉन का और कार्बन का। जैसे ग्राफाइट में केवल कार्बन का है, डायमंड में केवल कार्बन एटम्स हैं, इसमें सिलिकॉन एटम्स और कार्बन एटम्स का आपस में नेटवर्क है, कहीं पर सिलिकॉन कहीं कार्बन, कहीं सिलिकॉन कहीं कार्बन। सिलिकॉन भी टेट्रावैलेंट है, कार्बन भी टेट्रावैलेंट है, तो कहीं पर एक सिलिकॉन 4 कार्बन से बॉन्डेड है, कहीं पर एक कार्बन 4 सिलिकॉन से बॉन्डेड है, तो कार्बन और सिलिकॉन का एक नेटवर्क है ये। कुछ और सॉलिड्स हैं, आपको इनको क्लासिफाई करना है, ये सब एग्जांपल देख लीजिएगा क्योंकि इसमें से कोई भी सॉलिड हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लें किस टाइप का सॉलिड है। स्पेशली देखिए उनको ज्यादा फोकस आपको करना होता है जो आपको जो लगता है आपने कभी नहीं सुना है। जैसे सिलिकॉन कार्बाइड आपके कॉमन नहीं, डायमंड ग्रेफाइट आप नहीं भूलेंगे, कोई मेटल आएगा आप सबको मालूम है जिंक मेटल है, सबको मालूम है रुबिडियम मेटल है। प्रॉब्लम वही होती है जो नाम आपने पहली बार सुने तो उनको ज्यादा फोकस करिए, उनको बार बार रिवाइज करिए। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स एज आयनिक, मेटालिक, मॉलिक्यूलर, नेटवर्क या अमॉर्फस। टेट्रा फॉस्फोरस डेका ऑक्साइड P2O5, P2O5 एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अब यहाँ पर इसके हम सब टाइप्स में नहीं जा रहे हैं, वैसे सब टाइप्स में जाएंगे तो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के हम इलेक्ट्रॉन डिफरेंस के बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पर पोलैरिटी होगी, तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आएगा, वैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड आप कह सकते हैं। ग्रेफाइट कोवलेंट सॉलिड, या देखिए बार बार रिपीट हो रहा है डायमंड ग्रेफाइट। एल्यूमिनियम अमोनियम फॉस्फेट, ये आयनिक सॉलिड है, इसमें कैटायंस है अमोनियम और एनायन है इसका फॉस्फेट आयन, जैसे अमोनियम सल्फेट होता है वैसे अमोनियम फॉस्फेट। ब्रास मेटालिक सॉलिड है ना, ब्रॉन्ज ब्रास ये सब मेटल अलॉयज हैं। सिलिकॉन कार्बाइड कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड है, अभी ऊपर पढ़ा आपने। रुबिडियम मेटालिक सॉलिड है। I2 मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आयोडीन। लिथियम ब्रोमाइड आयनिक सॉलिड है, लिथियम आयन और ब्रोमाइड आयन। फॉस्फोरस मॉलिक्यूलर सॉलिड है, फॉस्फोरस में नेटवर्क होता है लेकिन केवल 4 ही कार्बन का नेटवर्क, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। जैसे सल्फर है, सल्फर क्या होता है, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। सल्फर का एक्चुअल फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो S8 लिखते हैं ना, तो वहां नेटवर्क है लेकिन केवल 8 सल्फर तक ही नेटवर्क है, या ये कह लो कि 8 सल्फर के नेटवर्क से सल्फर का मॉलिक्यूल बन जाता है S8, फिर दूसरा मॉलिक्यूल, फिर तीसरा मॉलिक्यूल, तो वहां पर मॉलिक्यूलर सॉलिड एग्जिस्ट करता है। वो नेटवर्क बहुत लॉन्ग रेंज में होता है तब उसे नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। 3 4 5 एटम्स के बीच में केवल नेटवर्क है, एक मॉलिक्यूल बनाने तक के लिए केवल नेटवर्क है, तो वो नेटवर्क सॉलिड में नहीं आएगा। फॉस्फोरस में P4 एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में आएगा। सिलिकॉन ये नेटवर्क सॉलिड है, ये कार्बन के ग्राफाइट की तरह होता है। जो प्योर सिलिकॉन होता है या जर्मीनियम होता है, अगर इसकी जगह जर्मीनियम भी होता है, ग्रुप 14 के जो मेंबर्स होते हैं, कार्बन फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, वो कार्बन की तरह ही नेटवर्क बनाते हैं। सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, ये आपस में नेटवर्क बनाते हैं। ईच सिलिकॉन फर्दर 4 सिलिकॉन से बॉन्डेड होगा, जैसे डायमंड के अंदर हर एक कार्बन 4 कार्बन से बॉन्डेड है। तो सिलिकॉन जो है वो ग्रुप 14 का मेंबर है, कार्बन फैमिली का मेंबर है, कार्बन की तरह ही टेट्रावैलेंट है और कार्बन की तरह ही, डायमंड की तरह ही अपना एक नेटवर्क बनाता है। प्लास्टिक एमॉर्फस सॉलिड है, वो क्रिस्टलाइन नहीं है। तो ये आपके पास एक क्लासिफिकेशन के लिए आता है, आपके पास एक क्वेश्चन। अब कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं, कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन मेटालिक एंड आयनिक क्रिस्टल्स। मेटालिक सॉलिड और आयनिक सॉलिड्स में सिमिलैरिटीज लिखिए और मेटालिक और आयनिक सॉलिड्स में डिफरेंसेस भी लिखिए। तो कोई बता पाएगा यहाँ पे, कोई ट्राई करेगा मेटालिक और आयनिक क्रिस्टल में कोई सिमिलैरिटी जो आपको लगती हो? अलीना, मेटालिक सॉलिड और आयनिक सॉलिड्स। सर दोनों में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मेटालिक में नहीं होता, उसको चलो ठीक है मान लेते हैं, उसको मेटालिक बॉन्ड वैसे बोलते हैं, चलो ठीक है। और
सर दोनों का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, और सर दोनों कंडक्टर होते हैं। दोनों कंडक्टर होते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेट में, मतलब आयनिक सॉलिड ऑलवेज कंडक्टर तो होता नहीं है, यस। सॉलिड स्टेट में तो नहीं कंडक्टर होता ना, वो ये एक डिफरेंस भी हुआ बेसिकली कि मेटालिक सॉलिड तो ऑलवेज कंडक्टर है, आयनिक सॉलिड्स अपने सॉलिड स्टेट में कंडक्टर नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात एक और चीज देखिएगा, इनकी कंडक्टिविटी में भी डिफरेंस है। जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, यानी वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के पीछे आयंस रिस्पॉन्सिबल हैं, जो करंट कैरियर्स हैं वो आयंस हैं। लेकिन मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो उनके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन जो मैकेनिज्म है उसमें भी अंतर है। मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन होता है, यानी कंडक्शन जो होता है वो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसीलिए मेटल्स को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वहां पर कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और आयनिक सॉलिड्स को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स या आयनिक कंडक्टर्स कहते हैं, क्योंकि वहां पर आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वहां पर एक डिफरेंस है, कंडक्शन दोनों में हो रहा है लेकिन उसके मैकेनिज्म में अंतर है। ठीक है, चलिए कुछ और डिफरेंसेस देखते हैं। अलीना पढ़ो जरा। The constituent particles of both metallic and ionic crystals are held by strong electrostatic force of attraction. पहला In ये metals सिमिलरिटी मान there सकते is हैं, ठीक है। yes. हम्म, In metals there is strong force of attraction between the mobile electron and positively charged ions. In ionic crystals, there are strong force of attraction between anion and cation. As both types of crystals have strong force of attraction, so their melting and boiling points are high. Metals have free mobile electrons, so they conduct electricity in all their phase, while ionic compound conduct electricity at molten or aqueous state only. ये डिफरेंस भी हो सकता है ना, ये तो डिफरेंस भी होगा ना। Yes, sir. इसके अलावा एक डिफरेंस और देखिए, आयनिक सॉलिड्स कैसे हैं, क्रिस्टल्स आर हार्ड एंड ब्रिटल हैं, जबकि जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, वो ब्रिटल नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो ये डिफरेंसेस होगी, कुछ क्वेश्चंस थे। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। देखिए, हमने पहले भी कहा कि इस चैप्टर में, सॉलिड स्टेट चैप्टर में, जो पूरे चैप्टर में हमें डिस्कस करना है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ही डिस्कस कर रहा है। एमॉर्फस सॉलिड्स का स्कोप यहीं तक था, बस डिफरेंसेस तक। तो अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अगर बात करेंगे तो स्पेस लैटिस क्या है, लैटिस पॉइंट्स क्या है, क्रिस्टल लैटिस क्या है, यूनिट सेल क्या है। पूरे सॉलिड के अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर हमें पता है कि जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, वो एक सिस्टमैटिक पैटर्न को फॉलो करते हुए 3 डायमेंशनल स्पेस में या पूरे सॉलिड के अंदर वो एक सिस्टमैटिक पैटर्न को फॉलो करते हुए अरेंजमेंट करते हैं अपना। ठीक है, अरेंज्ड है एक पर्टिकुलर मैनर में, एक पर्टिकुलर पैटर्न में, और वो पैटर्न पूरे क्रिस्टल में मेंटेन रहेगा। तो जो ओवरऑल नेटवर्क है, जो ये ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है पूरे सॉलिड के अंदर, जो ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, दिस ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। पूरे सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है वो स्पेस लैटिस है या क्रिस्टल लैटिस है। और उस पूरे स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस के अंदर एक स्मॉलेस्ट पोर्शन उसका, जो आपको लगता है कि बार बार इस सॉलिड के अंदर रिपीट हो रहा है, the smallest repeating structure of this crystal lattice is known as unit cell। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम समझाते हैं, आपके पास एक कंप्लीट वॉल है ब्रिक्स की पूरी वॉल एक बनी हुई है। तो पूरी जो वो वॉल है, या पूरा एक रूम मान लेते हैं, जो वो वॉल है या जो पूरा रूम है, वो हमारा क्या हुआ, स्पेस लैटिस हुआ या क्रिस्टल लैटिस हुआ, यानी ओवरऑल सॉलिड वो क्रिस्टल लैटिस हुआ। और उसका एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन, आपको लग रहा है कि ये पूरी वॉल ब्रिक्स के रिपीटेशन से बनी हुई है, एक ब्रिक, फिर उसके बगल में दूसरी ब्रिक, फिर तीसरी ब्रिक, फिर चौथी ब्रिक, ऐसे बगल में पूरी एक रो बन गई, फिर उस रो के ऊपर भी ब्रिक्स लगाते जा रहे हैं, तो ब्रिक 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 ऐसे अरेंज करते हुए पूरी वॉल बन गई। यानी इस पूरी वॉल का जो सबसे छोटा रिपीटिंग पोर्शन है वो है ब्रिक।
तो ब्रिक इसमें एक सिंगल ब्रिक इसमें हुआ यूनिट सेल, ठीक है। और इस पूरे स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस में जहां जहां पे पार्टिकल्स हैं, लोकेशंस, पोजीशंस जहां पर पार्टिकल्स की प्रेजेंस है, उन लोकेशंस या उन पोजीशंस को हम लोग कहते हैं लैटिस पॉइंट्स। क्या कहेंगे उन्हें हम? लैटिस पॉइंट्स। लैटिस पॉइंट्स का मतलब है कि पार्टिकल्स कहाँ पर हैं। जैसे अगर हम किसी क्यूब की बात करें और उस क्यूब के अंदर हम कहते हैं कि पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पे हैं और कहीं पार्टिकल्स का अरेंजमेंट नहीं है, ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। तो इसका मतलब जो क्यूब के कॉर्नर्स होंगे यही वो लोकेशंस हैं जहां पर हमें पार्टिकल्स मिलेंगे। तो ये कॉर्नर्स उस क्यूब के अंदर लैटिस पॉइंट्स हुए। लैटिस पॉइंट्स मतलब जहां पर पार्टिकल्स की लोकेशन है, लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो क्रिस्टल लैटिस क्या है, स्पेस लैटिस क्या है और यूनिट सेल क्या है, क्लियर हुआ नहीं? जैसे यहाँ पर देखिए एक डायग्राम, अब इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए। तो ये जो ये पूरे सॉलिड का मान लीजिए नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ एटम्स है, ग्रीन कलर के पार्टिकल्स हम दिखा रहे हैं। तो ये जो ओवरऑल जितना भी आप नेटवर्क देख रहे हैं, ये नेटवर्क क्या है? पूरा स्पेस लैटिस है या क्या है? क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है। और इसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन रेड कलर का हमने दिखाया है, ये स्ट्रक्चर इसके अंदर बार बार रिपीट हो रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, क्लियर। तो ये जो स्मॉल, ये जो रेड कलर का पोर्शन दिखाया है, ये क्या है? इस यूनिट, ये स्पेस लैटिस का रिपीटिंग पोर्शन है। देखिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपने बनाया है, ये हुआ आपका क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, ओवरऑल सॉलिड। और उस स्पेस लैटिस का ये एक रिपीटिंग पोर्शन है, ये जितना हमने रेड कलर से बनाया है, ये जो क्यूबिकल शेप है, ये एक रिपीटिंग पोर्शन है, इसको हम कहेंगे यूनिट सेल। समझ में आ रहा है? यस सर। और ये जो लोकेशंस हैं, ये लोकेशन है, ये लोकेशन है, ये लोकेशन है, जहां पर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। इस यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं, या पूरे सॉलिड के अंदर भी बात करेंगे कहाँ पे पार्टिकल्स हैं। तो दीज लोकेशंस आर नोन एज लैटिस पॉइंट। भाई देखिए यहाँ तो कोई पार्टिकल नहीं है, यहाँ तो पार्टिकल कोई नहीं है, यहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं है, यहाँ कोई पार्टिकल नहीं है ना, यहाँ तो कोई पार्टिकल है नहीं, यहाँ पर पार्टिकल है, यहाँ पर पार्टिकल है, यहाँ पर पार्टिकल है। तो these positions or the particles or the locations where particles are present are known as lattice points. क्लियर हो गया? तो क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस किसे कहते हैं? ओवरऑल सॉलिड को। यूनिट सेल किसको कहते हैं? उसके एक रिपीटिंग पोर्शन को। और लैटिस पॉइंट्स किसको कहते हैं? लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, यस पढ़ो जरा। If the three-dimensional arrangement of constituent particles in a crystal is represented diagrammatically, in which each particle is depicted as a point, the arrangement is called crystal lattice. Thus, a regular three-dimensional arrangement of points in space is called crystal lattice space. Crystal lattice space. क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, ठीक है। और यूनिट सेल किसको कहते हैं? वो यहाँ पर मिलेगा आपको। देखिए यूनिट सेल क्या है? Unit cell is the smallest portion of crystal lattice in which when repeated in different directions generates the entire lattice. मतलब उस यूनिट सेल को अगर आप डिफरेंट डायरेक्शंस का मतलब हो गया लीनियरली भी, उसके ऊपर भी अरेंज करेंगे, उसके नीचे साइड में, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हर जगह अगर उस यूनिट सेल के बगल में और यूनिट सेल्स अरेंज कर देंगे तो आप ओवरऑल पूरे एंटायर क्रिस्टल को या पूरे सॉलिड को फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो ये यूनिट सेल की डेफिनेशन है। अब देखिए जो ये हम लोग लैटिसेस पढ़ते हैं या जो हम लोग यूनिट सेल्स पढ़ते हैं, तो टोटल 14 टाइप के यूनिट सेल्स हैं जिसको हम लोग ब्रेवीज लैटिसेस कहेंगे। तो ये कौन कौन से 14 टाइप्स हैं ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझो कि यूनिट सेल क्या है, स्पेस लैटिस क्या है, लैटिस पॉइंट्स क्या है। लैटिस पॉइंट्स लोकेशंस हैं पार्टिकल्स की, यूनिट सेल स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन ऑफ ओवरऑल सॉलिड है, और क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ ओवरऑल सॉलिड है। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? यस सर। चलिए अब इस यूनिट सेल को हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनिट सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब यूनिट सेल के बाद 7 क्रिस्टल सिस्टम्स पे आएंगे हम लोग। फिर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के बाद यहाँ पर डिस्कस करेंगे ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं।
फिर टाइप्स ऑफ लैटिसेस में आएंगे, फिर ब्रेविस प्रोटीन लैटिसेस में आएंगे। तो ये सब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स करेंगे। तो इतना आप रिवाइज कर लीजिए, कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है।